हाय फ्रेंड्स, मैं गजन कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए सेंटेंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने सेंटेंस के पार्ट 1 पे वीडियो बनाया है जिसमें हमने लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, इस पर चर्चा किए हैं। आज हम सेंटेंस के पार्ट 2 में पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने फाइनाइट एंड अनफाइनाइट पे वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। ऑक्सिलरीज पर हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। तो यह क्लास आपको समझने में आसानी होगी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में काम को करने वाला, डूअर। ठीक है, डूअर को हम सब्जेक्ट कहते हैं और वो क्या करता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है? राम, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखता है मतलब वो काम क्या करता है? एक पत्र लिखता है, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, तो द सन, एक एग्जाम्पल देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट में सब्जेक्ट क्या है? द सन। प्रेडिकेट क्या है? राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन मुंबई, सब्जेक्ट क्या है? माई एल्डर ब्रदर। प्रेडिकेट क्या है? लिव्स इन मुंबई। ठीक है, अब देखिए, हमने तो आपको बता दिया कि सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट ही ये है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न उठता है कि अगर आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस दिया जाए, क्लास में टेस्ट के रूप में अगर सेंटेंस आपको दिए जाएं, तो आप उसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम बात करते हैं। यू शुड नो अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं वो आपको जानना है, और वर्ब्स, वर्ब्स का मतलब मेन वर्ब क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। यदि हम 2 चीज़ों को जान गए, ऑक्सिलरीज क्या होती हैं एंड मेन वर्ब्स क्या होते हैं, तो हम आसानी से सेंटेंस में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए, ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज 24 होती हैं। मैंने स्पेशल ऑक्सिलरी के लिए वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे रिवीजन कर दे रहे हैं। इस आर एम, ब्लैक बॉक्स में देखिए, इस आर एम, डू डज, हैज, है, वॉज, वर, डिड, हैड, विल, शैल, शुड, कुड, वुड, कैन, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ऑट, यूज टू, ये 24 ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब्स की। हिंदी के जिन शब्दों के अंत में ना, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ना आ जाए, वह शब्द क्रिया इंग्लिश में वर्ब कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, लिखना, है ना, दौड़ना, हंसना, बोलना, मारना, पीटना, जितनी भी चीज़ें हैं इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। ये तो वर्ब की पहली ट्रिक हुई। दूसरी ट्रिक क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम हम करते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, बात करना, हंसना, सारे काम वर्ब होते हैं। अब इन्हीं की आप इंग्लिश जान लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ब क्या होते हैं, है ना। जैसे उठना की वेकअप, एंड बैठना की सिट, खाना की ईट, पीना की ड्रिंक, सोना का स्लीप, लिखना का राइट, पढ़ना का रीड, दौड़ना का रन, हंसना का लाफ, है ना, बोलना का स्पीक, एट्सेट्रा। सारी चीज़ों की इंग्लिश आप जान लीजिए, आपको वर्ब आने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि वर्ब बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको वर्ब क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ग्रामर क्लियर नहीं हो सकती है। पूरे ग्रामर की अगर जान कोई है तो वो है वर्ब।
ठीक है। तो वर्ब आपको ज़रूर, अगर आप सेंटेंस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वर्ब आपको निश्चित तौर पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है। वर्ब सेंटेंस में किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है। वर्ब सेंटेंस में किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी रूप में मतलब भूत प्रेत के रूप में नहीं आएगा। आने का मतलब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है। वर्ब के 5 रूप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चौथी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पांचवी फॉर्म क्या होती है? वर्ब की टू फॉर्म, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और वर्ब में आईएनजी अगर लगा दिया जाए तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गो। गो मतलब जाना। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। वेंट का मतलब गया। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन 3 फॉर्म होती है। अब हम गो के पहले अगर टू लगा दें, टू गो। टू गो क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आप इन्फिनिटिव भी जान लीजिए। अब पांचवी फॉर्म अगर मैं गोइंग कह दूं, जैसे ही इज गोइंग, तो गोइंग क्या है? जीरंड है। गोइंग क्या है? जीरंड है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल आपको दिया था, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस सेंटेंस में आपको वर्ब पहचानना है। रेड कलर से है राइस, RISE, लेकिन हमने इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया है। अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि कैसे हम किसी वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है। अभी हम यहाँ से भटकेंगे नहीं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, इसकी हिंदी यह होगी। तो अगर हमको सब्जेक्ट निकालना है तो सब्जेक्ट के लिए एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले वर्ब को पहचानो, वर्ब में कौन या किसने से प्रश्न कर लो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो कौन पूरब में निकलता है? प्रश्न का उत्तर आया सूर्य, तो सूर्य हमारा क्या हो गया? द सन। द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? चलिए, रेड बॉक्स पे देखिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकालने के बाद बचा हुआ शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अगर आप किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल लिए तो जितनी भी चीज़ें बची रहेंगी सेंटेंस में, पूरी की पूरी चीज़ें क्या कहलाएंगी? प्रेडिकेट कहलाएंगी। ओके, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन निकल गया सब्जेक्ट के रूप में, राइजेस इन द ईस्ट जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण मैंने आपको दिया था, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन मुंबई। लिव्स को भी मैंने लिव, LIVE, लिव को भी मैंने सिंगुलर बनाया है एस लगा करके। ठीक है। तो एक नियम और आप जान लीजिए कि जब वर्ब में यस या ES लगा दिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, अन्यथा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है। सभी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होते हैं। जब उनके साथ छेड़खानी की जाती है, यस या ES लगा दिया जाता है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा बड़ा भाई मुंबई में रहता है। तो वर्ब पहचानिए, रहता है। रहता है कैसे बना है? रहना से, है ना। रहना, जो अभी मैंने ट्रिक बताया था, रहना को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब चेंज किया तो हो गया रहता है। ओके, तो देखिए, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। तो लिव क्या हो गया? वर्ब। कौन रहता है? रेड बॉक्स पे देखिए, कौन होगा वहाँ पे? कौन रहता है? मेरा बड़ा भाई। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? मेरा बड़ा भाई। तो माई एल्डर ब्रदर क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड लिव्स इन मुंबई क्या हो गया? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? चलिए, नोट पॉइंट देखिए, वाक्य में वर्ब की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको वाक्य में वर्ब की पहचान नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो फिर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों,
आप सभी को खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए वर्ब टॉपिक पर। वर्ब क्या होता है, कितने फॉर्म होते हैं, किसी भी तरीके से रूप बदलकर वर्ब सेंटेंस में आए तो भी आप पहचान लीजिए। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं। ही इज़ गोइंग टू कानपुर। आप हमको बताइए ही इज़ गोइंग टू कानपुर में सब्जेक्ट क्या है, ही, और इज़ गोइंग टू कानपुर क्या है, प्रेडिकेट। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अकेला होता है। देखिए, ऐसे आप समझ सकते हो कि सेंटेंस के 5 पुत्र हैं। ठीक है, सेंटेंस एक पिता है, उसके 5 पुत्र हैं। सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पुत्र क्या है वर्ब, चौथा क्या है ऑब्जेक्ट, पांचवा क्या है अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट अकेला रहता है और प्रेडिकेट के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, तो 4 चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, प्रेडिकेट के रूप में, और सब्जेक्ट अकेला ही रहता है। तो ही इज़ गोइंग टू कानपुर, ही क्या है सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू कानपुर प्रेडिकेट है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपके सामने है। सबसे पहली लाइन, दे डिड नॉट डांस इन पार्टी। ठीक है, तो वे पार्टी में नहीं नाचे। दे डिड नॉट डांस इन पार्टी, वे पार्टी में नहीं नाचे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आर यू रीडिंग दिस न्यूज़पेपर? क्या तुम यह समाचार पत्र पढ़ रहे हो? 2 सेंटेंस मैंने आपको दिया, दोनों में आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो आप पहले सेंटेंस में देखिए, ब्लू कलर से जो दे है वो सब्जेक्ट है। जैसे दे डिड नॉट डांस इन पार्टी, है ना, वे पार्टी में नहीं नाचे। तो कौन नहीं नाचे, कौन लगाइए वर्ब के साथ में, कौन, नाचना। नाचना से पास्ट टेंस, नाचना का पास्ट टेंस होता है नाचे। ठीक है, तो जब हम इसमें कौन लगाएंगे सब्जेक्ट निकालने के लिए, कौन नहीं नाचे नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें नहीं का भी प्रयोग करेंगे। कौन नहीं नाचे तो वे नहीं नाचे, तो वे क्या हो गया, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, आर यू रीडिंग दिस न्यूज़पेपर? क्या तुम यह समाचार पत्र पढ़ रहे हो? तो कौन यह समाचार पत्र पढ़ रहा है, तुम। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड इज़ रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, सॉरी यहाँ पे इज़ नहीं होगा, आर होगा। रेड बॉक्स पे देखिए, आर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डांसिंग इज़ गुड हेल्थ। ठीक है, डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। आप देखिए कि डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डांसिंग तो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये तो वर्ब होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ है सब्जेक्ट? नहीं, कंफ्यूज मत होइए। मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड बन जाता है और जीरंड सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। जीरंड और इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीरंड एंड इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आते हैं। ओके, इसको लिख लीजिएगा कहीं। जैसे ब्लू बॉक्स में आप देखिए, डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, है ना, नाचना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो कौन अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, नाचना। तो नाचना हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो डांसिंग। लेकिन इस सब्जेक्ट को हम जीरंड कहेंगे, ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, जीरंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है लेकिन जीरंड के रूप में। किस रूप में, जीरंड के रूप में। ठीक है, और जो इज गुड फॉर हेल्थ बच्चा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, चलिए ब्लैक बॉक्स में देखिए, सेंटेंस के एक रिवीजन के तौर पे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे, लेकिन प्रेडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब ऑक्सिलरीज। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी एक ही बात है। ग्रामर में जब वर्ब टॉपिक को पढ़ेंगे तो ऑक्सिलरीज के नाम से पढ़ेंगे, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसी चीज़ को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़ेंगे। ओके, तो प्रेडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले इस चीज़ को बताया है। रेड बॉक्स पे देखिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको समझा देते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ही इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास, वह मुझे
एक किताब, एक फिर से देखिए, ही इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास, वह एक किताब दे रहा है कक्षा में, मतलब वह मुझे कक्षा में एक किताब दे रहा है। ठीक है, ही इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास, वह मुझे एक किताब दे रहा है कहाँ, ठीक है, कक्षा में। ओके, तो जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। कौन दे रहा है किताब, वह। ठीक है, वर्ब में आप कौन लगाइए, गिविंग, गिविंग का गिव, अभी मैंने बताया कि गिव जो वर्ब होता है उसकी एक फॉर्म होती है आईएनजी, तो गिव यहाँ अपने आईएनजी फॉर्म के साथ में आया है गिविंग के रूप में। तो ही इज़ गिविंग मी अ बुक, वह मुझे एक किताब दे रहा है, इन द क्लास, क्लास में। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, प्रेडिकेट क्या है, इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास। बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बातें आपको, तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आप देखिए, सब्जेक्ट में प्रेडिकेट तो निकाल लिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आप प्रेडिकेट को तोड़िए, प्रेडिकेट को अलग अलग करिए, तो आप कैसे करेंगे। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गिव क्या है, गिविंग, गिव का मतलब गिविंग, ये क्या है, वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब। ठीक, ए बुक, अ बुक है ना, अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है ना, तो जान लीजिए जल्दी से। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम वर्ब में क्या लगाते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम वर्ब में किसको लगाते हैं। बात ध्यान से समझिए कि 3 फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ कि वर्ब में जब आप कौन लगा देंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब में, वर्ब के पहले जब आप क्या लगाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब के पहले जब आप किसको लगाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास। ही तो सब्जेक्ट हो गया, इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, गिविंग क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, ही इज़ गिविंग मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। क्या दिया, एक किताब। क्या दिया, एक किताब। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मी, मी का मतलब मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन द क्लास अदर वर्ड्स में आएगा, क्योंकि हमने बताया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इन पांचों चीज़ों से मिल करके क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है जनरली। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि अगर आपको इनडायरेक्ट निकालना हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो किसको लगाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना हो तो क्या लगाएंगे, लेकिन किसके साथ, वर्ब के साथ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि ही इज़ गिविंग मी अ बुक इन द क्लास। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एंड अदर वर्ड्स हैं। तो आपको एक सेंटेंस की फॉर्मेशन मिल गई है ना, कि सेंटेंस कैसे बनता है, या सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रम क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, अदर वर्ड्स को कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। चलिए, रूल नंबर 1, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। रूल नंबर देखिए रेड बॉक्स पे, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हमेशा जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। जैसे आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट अ बुक है। तो मी पहले आया है, अ बुक बाद में आया है, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो रूल ये कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन हम इस रूल को तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ। ब्लू बॉक्स में देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आ लीजिए, बीच में टू लगाइए, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए।
जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही इज़ गिविंग अ बुक टू मी इन द क्लास। ही इज़ गिविंग अ बुक टू मी इन द क्लास। बात समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। टू स्मोक इज़ नॉट गुड हैबिट। टू स्मोक इज़ नॉट गुड हैबिट। तो धूम्रपान करना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए कि टू स्मोक इज़ नॉट गुड हैबिट का मतलब धूम्रपान करना अच्छी आदत नहीं है। तो कौन अच्छी आदत नहीं है? धूम्रपान करना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्मोक। प्रेडिकेट क्या हो गया? इज़ नॉट गुड हैबिट। मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है? जब वर्ब के पहले टू लग जाता है। और एक बात मैंने और आपको बताया कि इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। इन्फिनिटिव एंड जीरेंड। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के पहले टू लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाए, और जीरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए। तो इन्फिनिटिव एंड जीरेंड दोनों सब्जेक्ट का कार्य करते हैं सेंटेंस में, अगर इनको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएं तो। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले। ठीक, चलिए टू स्मोक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव की संरचना कैसे होती है? ब्लैक बॉक्स में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि कितनी बातें हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। अभी पूरी बातें ख़त्म भी नहीं हुई हैं। अभी हम सेंटेंस पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। एक वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो कौन कौन सा होगा, क्या क्या हो सकता है। 2 वर्ड का सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, 3 वर्ड्स के सब्जेक्ट होंगे तो क्या होंगे, है ना। 3 वर्ड्स से ज़्यादा होंगे तो सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। कभी कभी सब्जेक्ट आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा तो उसमें क्या क्या बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने हैं, इनके डिफरेंट तरीके कितने हैं लिखने के, वो हम आपको बताएंगे। एक नोट पॉइंट पढ़ के क्लास को ख़त्म करते हैं। नोट पॉइंट ये है कि 2 बातें आप जानिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 भाई हैं, नाउन एंड वर्ब। नाउन एंड वर्ब, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं आपको ऐसे ही जल्दी से बता दे रहा हूँ कि सभी नाउन अपने फॉर्म में सिंगुलर होते हैं। जैसे देख सकते हैं बॉय, गर्ल, बुक एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम इसमें एस या ई एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर नाउन में एस या ई एस लगा दीजिए तो वो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट वर्ब होता है। वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, लेकिन उसमें यस या ई एस लगा देने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे आपने देखा कि आप एग्जाम्पल पे देख सकते हो, नीचे से सेकंड लाइन, गो, स्पीक, रन, रीड, स्लीप, ये सब क्या हैं? प्लूरल वर्ब्स हैं। लेकिन अगर मैं इनको गोज लिख दूं, नीचे से पहली लाइन, गोज, स्पीक्स, रन्स, रीड्स, स्लीप्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सिंगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। ठीक है, तो गो, स्पीक, रन, रीड, स्लीप ये प्लूरल वर्ब्स हैं, लेकिन गोज, स्पीक्स, रन्स, रीड्स, स्लीप्स सिंगुलर वर्ब्स होते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में समझिए कि नाउन में एस या ई एस लगाने पे वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस लगता है और किसी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए सेंटेंस का पार्ट 3 लेकर आएंगे जो विशेष रूप से आपके लिए परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। सेंटेंस का पार्ट 1, पार्ट 2 ये भी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।